हाय फ्रेंड्स, सामने जो स्क्रीन दिख रही है उसमें आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है और लिखा हुआ हिस्सा ये बयां कर रहा है कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये प्रिपरेशन फॉर सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है, क्लास 12 से रिलेटेड है और ये बोर्ड एग्ज़ाम 21-22 सेशन के लिए है। इसमें मैं जो आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो आपको पता है कि इस सेशन का सीबीएसई बोर्ड 12th का जो एग्ज़ाम है वो 2 टर्म में होने वाला है और मैं आज आपसे बात करूँगा टर्म 1 की बात करूँगा और वो टर्म 1 हमारा आएगा नवंबर दिसंबर में। यानी देखिए, ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हम पहुंच जाएंगे। तो 3 मंथ्स हमारे पास ये पूरे हैं, कुछ दिन जुलाई के और बाकी दिन नवंबर के, यानी 3 to 4 months आर लेफ्ट नाउ। तो इस 3 से 4 महीने में हमको एक तो एमसीक्यू आने हैं। एमसीक्यू कौन से आने हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उनमें 1 ऑप्शन करेक्ट वाले आएंगे, 4 में से 1 ऑप्शन सही होगा। पेपर का जो टाइमिंग होगा ऑब्जेक्टिव का वो 90 मिनट होगा, यानी 1.5 आवर, 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे इस बारे में फ़िलहाल अभी कुछ नहीं बताया गया है। 150 का आधा कर दो तो 75 या 50, जो भी वो डिसाइड करेगा बोर्ड, उसके हिसाब से ये होंगे और डिटेल अभी तक नहीं आई है। 90 मिनट का ये आपका पेपर होगा। लगभग 50% सिलेबस आपका आएगा। तो दोस्तों, मैं चूँकि केमिस्ट्री डील करता हूँ तो मैं इसमें वीडियो में आपको अब आगे का डिटेल उनके मतलब का है जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। तो केमिस्ट्री में आपका 50% सिलेबस लगभग वो कितना होगा वो तो देखने का मुद्दा है। हो सकता है कि पहली बुक जो फर्स्ट एनसीईआरटी बुक है वो पूछी जाए। खैर, तो मैं अब आपसे क्या करने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पिटारा लाने वाला हूँ। और मैंने उसके लिए पहले पिक किया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, ये भी एक हिस्ट्री बनने जा रही है फॉर द फर्स्ट टाइम। सीबीएसई बोर्ड का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव, कमाल है। 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे टर्म 1 में। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल्दो इट इज बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो उसकी वजह से किया जा रहा है। लेकिन वजह कुछ भी हो, कोविड-19 अच्छा नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना बहुत अच्छा है। अगर इन फ्यूचर पेपर को ऑब्जेक्टिव ही बना दिया जाए तो बहुत अच्छा, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। तो अब आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मैं लेके आया करूँगा, ठीक है। और बहुत लोग बैठे हुए हो, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो। नीचे देखो स्क्रीन पे अपनी, जहाँ देख रहे हो वीडियो, उसके ठीक नीचे आप देखो लाल लाल सब्सक्राइब लगा हुआ है। सिर्फ आपको बटन दबानी है, कोई खर्चा नहीं होना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, उसको लाइक भी कर दो एक बार, इतना तो बनता ही है। तो अब से आपको मिला करेंगे क्वेश्चंस। अच्छा, ये मोड मेरा रहा करेगा, ये लाइव प्रीमियर मोड रहा करेगा। जो इस बात का चैलेंज है कि बहुत सारे जो लाइव वीडियो शो करते हैं उनसे बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, कंटेंट ज़ोरदार होना चाहिए। इतना मेरे पास पैसा नहीं है, छोटा सा टीचर हूँ,
बहुत मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, गलत काम कभी किया नहीं। तो सवाल ये है कि मेरे पास जो तरीके हैं वह उसके ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लाइव प्रीमियर मोड पे आया करेगा। अक्सर इसका जो टाइमिंग रहा करेगा, कोशिश किया करूँगा 9 PM 9 बजे 9 PM 9 बजे रात में इस तरह के वीडियो आया करेंगे। तो आप अगर रेड वाला बेल आइकन प्रेस करोगे तो भी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, नहीं तो आप जान ही नहीं पाओगे। और ये जो मेरा जो वीडियोस होंगे ऑब्जेक्टिव के, ये बड़े स्पेशल होंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है उस चैप्टर को तो भी कर सकते हो, बट फॉर यू दिस इज सजेशन कि पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, फुल चैप्टर 3 पार्ट में मैंने बनाया है। उन तीनों पार्ट को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आप इसको करिए। और मान लो कि आप वो नहीं पढ़ना चाहते हो, जैसे मैं अपने पढ़ाई के समय में थोड़ी मक्कारी देता था, आप भी अगर ऐसे करते हो तो फिर ठीक है, आप मेरे वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी होगी। तो अब मैं पहले आपको केमिकल काइनेटिक्स लेके आ रहा हूँ और इसमें मैं आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो अब अगला जो आपको फ्रेम मिलेगा उसमें मैं आपको एग्जाम्पलर के साथ आपके सामने होऊंगा। अगर आपके पास एग्जाम्पलर है तो आप उसको खोल सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ अपनी बुक की तरफ और आप भी अगर हो सके तो अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, बस 2 सेकंड के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और आप क्लास 12th CBSE बोर्ड के अगर स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके मतलब का है। आप इसमें रुको, क्योंकि अब से मैं नवंबर दिसंबर में आपका जो पहला एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और उसके लिए मैं आपकी तैयारी आज से शुरू कर रहा हूँ। और आप कंटिन्यूएशन में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीक में एक वीडियो कम से कम मैं डालूँ। इसमें मैं पहले आपको NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कराने की शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आपके पास NCERT एग्जाम्पलर नहीं है तो आप ख़रीद लो। अगर आपके पास रिफ्रेशर है उसमें NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस दिए होते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ NCERT है तो आप अरिहंत का NCERT एग्जाम्पलर ले सकते हैं, उसमें सल्यूशन भी दिया होता है। तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें टाइप 1 वाले हमको करने हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में यही टाइप 1 वाले ही आएंगे। टाइप 2 वाले IIT एडवांस में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे, मतलब जिसमें मुझे थोड़ी वर्किंग की ज़रूरत होगी, तो उसमें मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आपका अगली क्लिप में एक पेज आएगा जो मेरा हैंड रिटन होगा, उसमें उसका मैंने पूरा सल्यूशन प्रॉपर किया होगा। तो उससे क्या है कि आप उसको कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। उसके लिए मैं 1 मिनट का समय दूंगा, आधे मिनट का, जिससे कि आप आसानी से उसका स्क्रीनशॉट ले सकें या उसको देख के आप रोक के नोट कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन ले पाऊँगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो रहेगा, जितने भी क्वेश्चन ले पाऊँगा वो मैं लेता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, द रोल ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो जानते होगे, कैटलिस्ट जानते हो कि नहीं जानते हो? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, चेंज कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा वो और क्या करते हैं कैटलिस्ट, उसको भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए, अब पहला जैसे इसमें दिया है कि भैया वो गिब्स एनर्जी में चेंज करते हैं। गिब्स एनर्जी में वो चेंज नहीं करते हैं, याद रखना, गिब्स एनर्जी में वो कोई चेंज नहीं करते हैं।
इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी में वो चेंज करते हैं। लिख लीजिए, कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो आपके कैटलिस्ट होते हैं, देखिए ऐसा होता है इसमें, थोड़ा लिखते चलोगे तो सही रहेगा ना, पॉइंट बनाते चलो। कैटलिस्ट डिक्रीजेस EA, इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट डिक्रीज करता है। तो जो जिसके अंदर चेंज करता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी वो कोई फ़र्क नहीं डालता है। तो आपको याद करना है कि कैटलिस्ट, देखिए एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं करता है, कैटलिस्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता है। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, और in the presence of catalyst the heat evolved और absorbed। देखो इसको लिखिए कहीं पर, अगर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, हीट इवॉल्व्ड, और प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। और अगर ये डेल्टा H नेगेटिव वैल्यू हो गई, और अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट कंज्यूम होगी। ठीक है, तो पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इंक्रीजेज डिक्रीजेज, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी ऊपर ही हमने आपको बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है और बाकी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आइए, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई determining the rate constant at standard temperature, determining the rate constant at 2 temperature, यही आंसर सही है। और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जो टॉपिक है आर्हीनियस इक्वेशन, समझिएगा बात को, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन की 3 फॉर्म होती हैं, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें जितनी फॉर्म लेनी है, मैं सेकंड पार्ट के साथ जा रहा हूँ। रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर, देखिएगा आप ध्यान से, लॉग K2 बाई K1 बेस 10 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ध्यान से देखिए, ये आर्हीनियस इक्वेशन की एक फॉर्म है।
और देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे आपका K1 है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 और K2 है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। तो यही तो ऑप्शन दिया है सेकंड वाला, डिटरमाइनिंग रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर। उसको निकालेंगे तो EA की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें आपको डायग्राम बनाया गया है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए है। देखिएगा आप ध्यान से कि इसमें जब आप बात करेंगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये हिस्सा, देखिए आप ध्यान से, ये रिएक्टेंट है, ये एनर्जी आपकी रिएक्टेंट की है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप ये हिस्सा देख रहे हैं, ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा आपके प्रोडक्ट का है। और फिर अगर आप कोई तीसरा हिस्सा देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं, तो ये हिस्सा हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का है। ये तीन आपको हिस्से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रिएक्टेंट की एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, ठीक है। अब अगर आप देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन अगर आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और यहाँ से ये देखो प्रोडक्ट की एनर्जी। देखिए अगर हमारे पास ग्राफ है तो हमको ये इस लाइन पे, इस वाली लाइन पे वाई एक्सेस पर हमको एनर्जी की वैल्यू दिखेगी। जो वैल्यू होगी ये होगी रिएक्टेंट की एनर्जी, ये होगी प्रोडक्ट की एनर्जी, ये होगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी। तो ये कह रहा है चौथे क्वेश्चन में कि कंसीडर फिगर 4.1 and mark the correct option. Activation energy of forward reaction is E1 plus E2। देखो एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस ये हमारी होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बस इतना आपको ध्यान रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज, यही ऑप्शन सही है, E1 प्लस E2। आप देख सकते हो कि यही तो एनर्जी है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, यही तो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इसका आंसर नंबर 4 करेक्ट है, बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आप इसको कहीं अलग लिख लीजिए, मैं भी इसको कहीं अलग लिख लेता हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, इसकी हमको वर्किंग करनी पड़ेगी, वो वर्किंग मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको पांचवें क्वेश्चन के तुरंत बाद एक मेरा हैंड रिटन पेज शेयर होगा, जिसमें मैं पूरा उसको वर्किंग में आपको दिखा भी दूंगा, उसको करके कैसे क्या किया है, ठीक है। तो फिलहाल पांचवा क्वेश्चन को गोला लगा लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, देखिएगा ध्यान से कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू, ये तो आर्हेनियस इक्वेशन है भैया, याद कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ln K वर्सेस 1/2। ठीक है, थोड़ी सॉल्विंग की ज़रूरत है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे K इक्वल टू A इंटू
ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये होता है। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। देखिए एल एन होता है नेचुरल लॉग, इधर लिया एल एन के और दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लॉग एक्स इंटू वाई का फॉर्मूला लगेगा, होता है लॉग एक्स यानी एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैथ के हिसाब से अगर कोई काम लेफ्ट हैंड साइड में करोगे तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसमें अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये जो आपका टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म एल एन ई, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। तो अब अगला जो लाइन आएगा हमारा वो आएगा एल एन के, नोट करते चलना भैया, एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। ये हमने इस फॉर्मेट में इसको तोड़ लिया, एल एन के इक्वल टू एल एन ए। मैं इसको ज़रा कॉपी में लिख लेता हूँ क्योंकि अगला स्टेप मुझे इसी से बनाना है, एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, अब देखिए करना क्या है हमको, अब हमें करना ये है कि इसको फिर से लिखना है एल एन के इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t प्लस एल एन ए। इसको कंपेयर कर दो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। जब आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो देख सकते हो x इक्वल टू आया 1/t, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, x इक्वल टू 1/t और y इक्वल टू एल एन के, वाई इक्वल टू क्या आ गया एल एन के, लॉग ही पढ़ सकते हो एल एन को। दो वैल्यू हमारी निकल आई, x 1/t और ये एल एन के। ठीक है, अब आप अगर इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखोगे तो इसमें ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो मुझे इस तरीके का दिखाई दे रहा है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि इसी में देखो ग्राफ बनाया गया है 1/t और एल एन के बीच में। और देखिए हम लोगों की वैल्यू जो मैं आया था, जो m की वैल्यू आई है वो वैल्यू थी माइनस एम एक्स प्लस सी से कंपेयर किया है ये अपॉन आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव नेगेटिव स्लोप, स्लोप नेगेटिव है, और अगर स्लोप कभी भी नेगेटिव होता है तो वो लाइन हमेशा यूँ बनती है, और अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो वो लाइन हमेशा यूँ बनती है। ये देखिए आपकी पॉजिटिव स्लोप है और ये आपका नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, तो इसका आंसर साफ साफ अब नज़र आ रहा है, ये क्या नज़र आ रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। 5 क्वेश्चन देखिए आपके हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, अभी एक क्वेश्चन छोड़ा है, 5 क्वेश्चन, उसको लिख लेना, वो भी मैं करवाऊँगा, इसी में भी आगे मिलेगा, उसको वर्किंग करके दिखाऊंगा। अगर ज़्यादा लगेगा तो वर्किंग बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, अगर थोड़ा कम लगेगा तो पेज पे करके दिखाऊंगा, जैसा अप्रोप्रिएट लगेगा मैं वैसा आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए 7th क्वेश्चन पे हम आते हैं। 7th क्वेश्चन
क्या कह रहा है, कंसीडर द आर्हेनियस इक्वेशन। अभी मैंने आपको लिखा था, ये देखिए दी हुई इक्वेशन, के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब इसमें अलग अलग कई ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपको समझाया गया है कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब भी जो इक्वेशन होती है, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब इक्वेशन होती है उसका खेल क्या होता है। देखिए ये इक्वेशन आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और इसमें ये लोग दो फैक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए तीन फैक्टर को, एक तो इन्होंने लिया है के और के के साथ रिलेशन बना रहे हैं, एक तो ई ए का, एक रिलेशन ई ए का बना रहे हैं और एक रिलेशन बना रहे हैं टी का। देखिए एक रिलेशन किसका है, ई ए का है, एक रिलेशन किसका है, टी का है। दो रिलेशन बना रहे हैं और वो जानना चाहते हैं आपसे चारों में कौन से ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो देखिए इसको करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नहीं तो मैं अलग से आपको दिखाता। देखिए हमारा जो इक्वेशन आती है वो ये है, के इक्वल टू ए इंटू ई ए अपॉन आर टी। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए इंटू ई की पावर, इसको यहाँ पर प्लस ले लिया हमने। मैं फिर से बताता हूँ, इसको और क्लियर करता हूँ। देखिए हमारा बना के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर प्लस में हमने ले लिया ई ए। वैसे अच्छा तो रहेगा कि माइनस में ही लेके चलो, अच्छा रहेगा क्या कि माइनस में लेके चलो। ठीक है, के इक्वल टू हो गया, डायरेक्ट मैं प्रोपोर्शनल मार रहा हूँ, उसमें ज़्यादा सही रहेगा। ए के कांस्टेंट है ही, ये बन जाएगा ई की पावर माइनस ई ए। तो देखिए के का ई ए के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी यानी ई ए, अगर आप ई ए की वैल्यू को, इस वैल्यू को आप डिक्रीज करेंगे, तो देखिए इसके पहले लगा हुआ है माइनस, इसको अगर आप डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि जो के की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में है। जब आप ई ए को कम करेंगे तो के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक्सपोनेंशियली। देखिए सीधे सीधे आप ऑप्शन नंबर 4 पे आइएगा। ऑप्शन नंबर जब 4 पे आप आएंगे, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, रेट कांस्टेंट के एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हो तो रेट बढ़ जाता है, ये कोलिजन थ्योरी में आपने पढ़ा है। और फिर आगे लिखा है एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब अगर हमें टेम्परेचर का लेके चलना पड़े, देखिए के प्रोपोर्शनल टू ई की पावर -1 अपॉन टी, के प्रोपोर्शनल ई की पावर टी। भाई बड़ी सीधी बात है, ये अगर -1/t है तो ये ई की पावर टी आपका टर्म बन जाएगा। ठीक है, ई की पावर -1/t है तो ये आपका ई की पावर टी बन जाएगा। फार्मूला है, क्योंकि नीचे है ना, ई की पावर -1/t है तो ये प्रोपोर्शनल हो गया ई की पावर टी। मतलब कहने का क्या हुआ कि
और सबसे अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि ये आप इसको लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये थोड़ा कठिन रिलेशन है। पहली बार आप ज़िंदगी में एक्सपोनेंशियल टर्म इस तरह का रिलेशन में पढ़ रहे हो, तो जब भी कभी आपसे बोला जाए कि इस इक्वेशन को आप लैंग्वेज में बोलिए, इस इक्वेशन को, सबसे अच्छा मैं यही आपको बता रहा हूँ फिलहाल। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर डिक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हम लोग कोरोना पीरियड में हमको ये जानना चाहिए। पेशेंट जब बढ़ते हैं, अभी हम लोगों के यहाँ जो मई और जून में आई थी पेंडेमिक सेकेंड वेव इंडिया में, उसमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ था और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो बेटर है कि इस लाइन को आप लोग लर्न कर लो, ठीक है। धीमे धीमे आप इसको स्टेटमेंट को समझ जाओगे। मैं कितना भी समझाऊं उतना समझ में नहीं आएगा। चलिए, अच्छा अगला जो ये क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिए। 8वें क्वेश्चन को भी आप कहीं नोट कर लीजिए। तो आपका देखिए 5वां क्वेश्चन हो गया, 8वां हो गया। ये इसमें इतने में गुचुर पुचुर में मैं समझा नहीं पाऊँगा। मैं इसको प्रॉपरली कागज़ पे या फिर मैं इसको बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, तब आपको बात समझ में आएगी। तो 2 क्वेश्चन हैं जो हमको अभी आगे लेने हैं, ठीक है। 8वां, 9वां ले लेते हैं। 9वां ले लेते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट, देखिए ये बड़े खतरनाक होते हैं जिसमें लिखा रहे नॉट करेक्ट, समझ लो गड़बड़ मामला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? पहला ऑप्शन पे आते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन पे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ए फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर तो हो सकता है, तो ये तो करेक्ट है। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, बिल्कुल सही है। रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते। देखिए बेटा, पॉइंट नोट भी कर लिया करिए, पॉइंट नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसे ये वाला जो है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नॉट करेक्ट लिखा है। 4 में से 1 ऑप्शन नॉट करेक्ट है, मगर 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो फैक्ट है, उनको याद करना है। और अब अगर थर्ड पॉइंट पे आए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बिल्कुल यही आंसर हमारा, थर्ड आंसर इज करेक्ट। चौथे आंसर में लिखा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नहीं, ये नहीं सही है। जो हमारा आंसर सही है एक्चुअल में वो थर्ड वाला ऑप्शन है। मैं आपको याद भी दिलाता हूँ, कुछ कहानी इस तरीके की होती है कि ऐसे लिखा होता है रेट इक्वल टू के। मान लो एक रिएक्टेंट ए है, उसकी पावर है एक्स, दूसरा रिएक्टेंट बी है, उसकी पावर है वाई। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है। और एक्स प्लस वाई जो है ये होता है, इसमें लिखा है थर्ड पार्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज, क्योंकि नॉट करेक्ट है, ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होता है, वो एक्स वाई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होते जो पावर में लिखे थे, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से निकलती हैं। और इसके बाद इसमें लिखा हुआ जो फोर्थ पॉइंट वो करेक्ट है। सो दिस इज़ वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ पर
जहाँ पर नॉट करेक्ट लिख जाए हाथ पैर फूल जाएंगे आपके, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इस बात को ख्याल रखना पड़ेगा कि वो थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो सीधे क्वेश्चन नहीं होते हैं, थोड़े से टेढ़े होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको मैं भी नोट कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। ये जितने इसके क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर के, जब मैं कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद बताऊँ, क्योंकि इनको इस तरीके से बताने में मैं समझा नहीं पाऊँगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो के लास्ट में कॉपी पे या ज़रूरत पड़ेगा तो बोर्ड पे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, आपको मज़ा आ जाएगी। ऐसा आपको वीडियो यूट्यूब में आपको कम ही मिलेंगे। अच्छा, अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन सरल होता है, अगर पूछा जाता नॉट करेक्ट तो मुश्किल होती, क्योंकि उसमें 3 सही थे, एक गलत था, है ना। 3 सत्य वाले, सच बोलने वाले लोगों में एक झूठा है, पहचान करना मुश्किल होता है। देखिए पहला क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती है, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, dx अपॉन dt proportional to concentration of reactant raised to the power some coefficient। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है विथ पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है, इसलिए रेट भी डिक्रीज होता है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के होता है। शुरू में रिएक्शन तेज होगी और वक्त के साथ साथ रिएक्शन धीमी होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्रेशन बनाना आता है। मैं थोड़ा 12वें क्वेश्चन के लिए नोट कर लेता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग फिलहाल यहाँ पर समझ जाओगे। इस क्वेश्चन को समझने में मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, पूरा डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये वीडियो उनके मतलब का भी है जिन्होंने इस चैप्टर को कुछ खास नहीं पढ़ा है। वैसे अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हो तो मैंने अभी पिछले महीने 3 पार्ट इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया है, उसको आप एक बार ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में इसको शेयर कर देता हूँ, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में। तीनों पार्ट को पढ़ के करोगे तो काम आपका तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं 12 क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। ये आपको देखिए बहुत सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, बहुत सारी रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दी हुई है। अब इसमें आपको निकालना है, तो देखिए 2 चीज़ों पे फोकस इन्होंने किया है, 2 चीज़ों पे किस पे फोकस किया है। एक Br पे किया है और एक H+ पर किया है। आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। तो मैं इन्हीं 2 को लेके चलता हूँ, क्यों मैं सबको लेके चलूँ। तो एक्सप्रेशन ऐसे बनता है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब Br माइनस को लिखेंगे, मतलब ये लिखेंगे डेल्टा Br माइनस ब्रैकेट में अपॉन डेल्टा टी, और जो इसका जो ये कोफिशिएंट 5 है,
ये यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और रिएक्टेंट साइड में माइनस लगा देंगे। इसको मैं थोड़ा और बताऊंगा ना तो और अच्छे समझ में आएगा। मैंने इसको नोट कर लिया है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 12वें को भी बताना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगला टर्म हमने H+ वाला ले लिया। जब H+ का आप लोगे टर्म तो देखो इसमें माइनस लगेगा क्योंकि रिएक्टेंट में माइनस लगता है। इसका कोफिशिएंट 6 है तो 1/6 हो गया, और बाकी डेल्टा H+ ब्रैकेट में अपॉन डेल्टा T। अब आपको जो आंसर को आप देखोगे तो आंसर नंबर 3 जो है वो मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाली पूरी वैल्यू डेल्टा BR माइनस, देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों तरफ से कट के प्लस, ये वाला जो 5 है ये यहाँ आ जाएगा, तो 5/6 डेल्टा H+ अपॉन डेल्टा T। आप ध्यान से करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 होगा। आप इसको करके देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कितने हो गए? 12 तक हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन 12वें को थोड़ा मैं बताऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, इसमें ग्राफ दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा ग्राफ सही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। देखिए एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है। देखिए रिएक्टेंट से कम एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, तो एक्सोथर्मिक होगा। ये जो डायग्राम मैंने बनाया याद कर लो, एक्सोथर्मिक। मान लो किसी क्वेश्चन में वो बताता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ऐसे बनता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती। ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है, वो एक्सोथर्मिक होती है, वो पहले ऑप्शन में है। पहला जो हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, ये एक्सोथर्मिक है। देखिए बी वाला ऑप्शन में ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये इंडोथर्मिक है। और सी वाला जो है ना तो एक्सो है, और जो पार्ट होते हैं ना उनको भी देख लिया करो, ना तो ये एक्सो है और ना ये एंडो है, दोनों में कोई नहीं है। इसमें आंसर होगा फर्स्ट वाला, ओनली 1। ठीक है, मैं एक बार ज़रा इसको फिर से देखना चाहूँगा, फिर से मैं देखना चाहूँगा इसको। हाँ ठीक है, ठीक है, केवल ए वाला है हमारा, तो यही वाला आंसर हमारा सही होगा, ये वाला सही होगा, ओनली ए, यही हमारा करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द रेट फॉर द रिएक्शन A+2B = C इज फाउंड टू बी दिस। देखिए जो ये ब्रैकेट आपका ए का लगा हुआ है, इसके ऊपर पावर 1 है, और जो बी लगा हुआ है इसकी पावर भी 1 है। तो देखिए अब जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करते हैं तो ये हमने लिखा कंसंट्रेशन और ये हमने लिखा रेट। ठीक है, कंसंट्रेशन अगर आप डबल करोगे तो रेट आपका डबल होगा। कब? जब पावर 1 होगी। अगर पावर कभी 2 लिखा होता, क्योंकि यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगा के देखो, कंसंट्रेशन इक्वल टू रिएक्टेंट। देखिए फिर से समझिएगा बात को, इसको करने का तरीका ये है, देखिए
देखिएगा, ये हमारा, ये हमने लिखा कंसंट्रेशन और ये हमने लिखा रेट, यहाँ लगा दो इक्वल। अब देखो, ए को कांस्टेंट रखते हुए बी को डबल किया गया, ए में कोई चेंज नहीं किया गया, तो बी के पावर भी 1 है ना, तो लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी इज डबल्ड, तो बी के कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल, तो रेट डबल रहेगा। क्यों? क्योंकि पावर है 1, तो यहाँ पावर 1 लगेगी, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो रेट क्या हो जाएगा, डबल। इसको करने का ये तरीका है। दूसरा गंदा तरीका है एक लंबी सी कैलकुलेशन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 को भी नोट कर ले रहा हूँ, इसलिए नोट कर ले रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको वो एक गंदा तरीका ही बता दूंगा। कुछ स्टूडेंट को वो गंदा तरीका भी अच्छा लगता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी मैंने लिख लिया। जितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोई दिक्कत हो रही है, जो थोड़ा ज़रूरत है बनाने को, मैं आपको बोर्ड पे या कागज़ पे जैसा होगा उसको बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, मैंने इसको भी नोट कर लिया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग, देखिए फिर खतरा, खतरा जहाँ पर आया, देखो जहाँ पर आया ये टर्म इनकरेक्ट, बस वही खतरा, इसलिए इनकरेक्ट बड़ा डेंजरस होते हैं टर्म। चलिए देखते हैं एक एक करके क्या डेंजर है भाई। पहला देखते हैं, पहला है इट कंसीडर्स, देखिए पहला देख रहे हैं, इट कंसीडर्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल और एटम टू बी हार्ड स्फीयर एंड इग्नोर्स देयर स्ट्रक्चरल फीचर। तो ये तो सही है, ये तो गलत है नहीं, ये तो करेक्ट है। अब देखते हैं दूसरा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। इफेक्टिव कोलिजन, उसमें एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितनी टक्करें हो रही हैं उनकी संख्या, उस पर रेट डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा टकराहट होगी, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे रिएक्शन की स्पीड बढ़ने के। तीसरा पॉइंट है कोलिजन ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट्स, यही इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिएगा आप चौथा वाला आपका करेक्ट है। याद करिएगा चौथा वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है। चौथा पॉइंट, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर एनर्जी भी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। सही दिशा में धमाके की टक्कर, आमने सामने की धड़ाम धड़ाम से टक्कर जो होगी वही जो है काम करेगी। तो प्रॉपर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन दोनों होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, मैं क्वेश्चन नंबर 16 को भी नोट कर ले रहा हूँ। देखिए ये आपके वैसे चालू टाइप का यूट्यूब वीडियो नहीं है कि एक तरह को लेकर और ABCD करवा दी, नहीं, इसमें मैं पूरा डिटेल आपको लेके चलूँगा। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है तो पहली तो मेरा सजेशन है कि आप पढ़ लो, मैंने बनाया हुआ है इस बार, इसको पढ़ लो आप। नहीं आपको बनाना है, उसमें सारे क्वेश्चंस भी NCERT के, NCERT एक्सरसाइजेस के, NCERT जो टेक्स्ट बुक है, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। बहुत लोग आप लोगों में जानते ही नहीं, यूज़ ही नहीं करते, स्कूल में बताया नहीं जाता है। तो मैं आपको 16 क्वेश्चन भी मैंने नोट कर लिया है, इसको मैं करके दिखाऊंगा आपको, मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ। 16 वाला पार्ट आपको मैं दिखाता हूँ। 16 क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीटेड, तो ये हाफ लाइफ दिया हुआ है।
हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू 100% कंप्लीशन। इसमें कुछ नहीं करना है, आंसर आएगा इन्फिनाइट टाइम। याद कर लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होने में उसको इन्फिनाइट टाइम लगेगा। नेवर एंडिंग प्रोसेस, नेवर लास्टिंग प्रोसेस, कुछ करना नहीं है। इसको आपको सिंपली क्या करना है, याद कर लेना है। क्या याद करना है, इन्फिनाइट। लेकिन फिर भी मैं इसको आपको थोड़ा करके दिखाऊंगा कॉपी में, तो बोर्ड में तो आपको ज़्यादा अच्छा सा बोर्ड पे ही दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा मज़ा आएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। वैसे तो 17 को भी करके मैं दिखाऊंगा एक मेथड से, वो वाला ढंग भी बताऊंगा और दोनों चीज़ें आपको हो जाएंगी। मैं अभी आपको इसमें चालू तरीका बताता हूँ, बढ़िया तरीका है। ये देखिए हमारे पास रिएक्शन है A+2B=2C, ठीक है। ए और बी रिएक्टेंट है, सी प्रोडक्ट है। ये सब ऐसे कूड़ा कचरा लिखा है। ये डेटा पे ध्यान दो। पहला डेटा देखो, ए है 0.30, बी है 0.30, रेट है 0.10। अब कोई एक ऐसा डेटा ढूंढो जिसमें एक को फिक्स किया गया हो। देखो जैसे सेकंड डेटा पे आओ, ए को फिक्स किया गया है, बी को डबल किया गया है। देखो मैंने लिखा सी और यहाँ लिखा आर, ऐसे ही करना। तो क्या किया है कि एक को फिक्स किया है, किसको फिक्स किया है, ए को फिक्स किया है, और बी को देखिए डबल किया है। तो कंसंट्रेशन को डबल किया है, कंसंट्रेशन को डबल किया है। तो देखिए रेट कितना हो गया, देखिए कंसंट्रेशन के नीचे लिखो 2 और रेट के आगे लिखो 4। तो 2=4 कब आएगा, जब 2 की पावर 2 होगी। जब 2 की पावर 2 होगी तो इसका मतलब है कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गई 2, एक वैल्यू निकल आई। अब आपको ऐसा डेटा ढूंढना है जिसमें बी को फिक्स रखा गया हो और ए को बदला गया हो। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये बी को दिया है, देखिए बी को फिक्स किया गया है, बी को फिक्स किया गया है, ए को देखिए डबल किया गया है 0.30 से 0.60। तो देखिए रेट भी डबल हो गया। बी को फिक्स रखते हुए ए को डबल किया तो रेट डबल हुआ। इसका क्या असर हुआ, इसका असर ये हुआ कि देखिए फिर लिखा कंसंट्रेशन रेट, कंसंट्रेशन कितना किया, डबल, रेट कितना हुआ, डबल। 2=2 कब होगा, जब पावर 1 होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका अलग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका अलग। लल्लू मत बने रहना। सब्सक्राइब नहीं किए बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। क्या जाता है ना, लाइक करते हो। इतना बुरा मैं बनाता हूँ, लाइक भी नहीं करते हो। अरे यार सब काम छोड़ के पहले लाइक कर दो और उसके बाद सब्सक्राइब कर दो। दो काम तो कर ही सकते हो। शेयर ना करो कोई बात नहीं, लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब तो कर दो, है ना। कुछ पूछना हो तो आप पूछो खुल के, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 17वें में साफ साफ हमारा आंसर देखिए सेकंड वाला आ रहा है। और मैं वैसे एक तरीके से करके भी दिखा दूंगा तो आपको और अच्छा और मज़ा आ जाएगी, ठीक है। तो ये 17वें का आंसर नंबर सेकंड करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कैटलिस्ट। फिर गड़बड़ आया। जहाँ पर आपका नॉट करेक्ट, बस खतरा। नॉट करेक्ट खतरा, करेक्ट होता तो अच्छा रहता, लेकिन नॉट करेक्ट है तो भैया खतरा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कैटलिस्ट। पहला है इट कैटेलाइजेज,
इट कैटेलाइजेज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो याद करो, जो नॉट करेक्ट वाले में जो करेक्ट वाले ऑप्शन हो उनको याद करो, क्योंकि वो ट्रूथ है। तो ये कैटेलाइज फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को करता है। दूसरा ही पार्ट इसमें जो है नॉट करेक्ट है। तीसरा पहले देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई फ़र्क नहीं डालता है। मैकेनिज्म, इट प्रोवाइड एन अल्टरनेट मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग, ये भी सही है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है सेकंड। इट ऑल्टर्स डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, ये चीज़ सही नहीं है। नॉट करेक्ट हमेशा खतरे का होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसकी, देखिए सूडो फर्स्ट, ये जो टर्म आया है ना सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वो होता है जिसकी मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 1, लेकिन जिनकी ऑर्डर होती है 1, वो होते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी 1 से ज़्यादा और ऑर्डर 1 होती है एग्जैक्टली, ठीक है। तो पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक ही कोई सही होगा। डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल यही सही है। ये देखिए तीनों गलत आंसर है। आप अगर देखोगे ये आंसर सही है। डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो स्मॉल अमाउंट में है, देखो इसमें लिखा प्रेजेंट इन एक्सेस, एक्सेस वाले से वैसे भी ऑर्डर नहीं निकलता है। ये लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ये भी गलत है क्योंकि उस पर डिपेंड करता है ना, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चौथा है डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये बात भी सही नहीं है। तो आंसर नंबर 19 इज करेक्ट। अब हम आते हैं 20वें क्वेश्चन में, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है फिलहाल का, फिर मैं बोर्ड पे आऊँगा। 20वां क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। 20th क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर ए रिएक्शन ए टू बी, ये लिखा होना चाहिए था ए टू बी। ये ग्राफ बना हुआ है, देखिए इसको याद करिए ना अलग से, ये टाइम है। बताता हूँ ग्राफ, देखिए ग्राफ बनाता हूँ। देखिए ग्राफ किसके किसके बीच बन रहा है, ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। ये लाइन कंसंट्रेशन की है। देखिए जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसका शुरू में कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वक्त के साथ वो घटता चला जाता है। ये जो ग्राफ बनती है, लाइन बनती है, ये रिएक्टेंट के लिए बनती है। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन शुरू में ज़ीरो होता है, ज़ीरो से जाती है वो बढ़ती जाती है। बस ये ग्राफ होता है। इस ग्राफ को आप पकड़ के चलो तो आपको आंसर अपने आप से मिल जाएगा। अब इन चारों में आप देख सकते हो कि आंसर कौन सा करेक्ट है, तो भैया सेकंड वाला है। पहले में देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से कहाँ बता रहे हैं, है ना। और तीसरे में भी ये देखो, वाह, तीसरे में देखो ये लाइन झोंके चली जा रही सीधी। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में बिल्कुल एकदम ऐसे बढ़ोतरी नहीं होती है ना। तो इसके मतलब है कि इसका जो आंसर है हमारा सेकंड वाला करेक्ट है, बी वाला आंसर इसका करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है। अब हम लोगों ने जो क्वेश्चन बताए हुए हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो अगले फ्रेम में जब मैं आपको दिखाई पड़ूँगा तो मैं आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ूँगा, वाइट बोर्ड पे, क्योंकि कॉपी पे पेज पे मज़ा नहीं आएगी। मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलता हूँ बोर्ड पे।
अब जो क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उसके लिए मैं बोर्ड में आपको लेके आ रहा हूँ, इससे आप नोट कर लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 5 गैस फेज रिएक्शन है, A equal to B plus C. The initial pressure of the system before decomposition of A, जो इनिशियल प्रेशर है वो है PI। आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम T टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीज्ड बाय X यूनिट, और जो टोटल प्रेशर है वो PT है। तो अगर इस तरीके का हमको एक इक्वेशन दी गई है A इक्वल टू B प्लस C, तो पहले आप एक नया फार्मूला समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगर प्रेशर दिया हो तो फार्मूला ये लगाइए K इक्वल टू, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है और आपके सिलेबस में ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो ही है। 2.303 अपॉन T लॉग P इनिशियल अपॉन P फाइनल। प्रेशर के मामले में ये फॉर्मूला आप लगाइए, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने स्टार्ट किया, ये देखिए टाइम जब ज़ीरो है और ये जब टाइम T है। जब टाइम ज़ीरो है तो ये आपको इनिशियल दिया है PI, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। कुछ देर के बाद A का कुछ वैल्यू कम होगी, कितनी कम होगी, बोला X कम हो जाएगी। इसकी कितनी बढ़ेगी, X बढ़ेगी, इसकी कितनी बढ़ेगी, X बढ़ेगी। ध्यान रखिए, अगर यहाँ X माइनस करोगे तो यहाँ X बढ़ेगी, यहाँ X बढ़ेगी। क्यों? 1A से 1B और 1C बन रहे हैं, तो 1X से 1X बनेगा, 1X बनेगा। A का X लॉस होगा तो B का X और C का X बनेगा। अब देखिए, एट टाइम T पर जो टोटल प्रेशर है वो ये प्लस ये PI माइनस X प्लस X प्लस X, P टोटल बन गया। ये इन तीनों का टोटल कर दिया हमने, और शुरुआत में प्रेशर क्या है, ये PI है, ठीक है। तो ये PT ये हुआ, इसको सॉल्व कर लीजिए, X कट गया, PT इक्वल टू आ गया PI प्लस X, तो X की वैल्यू आ गई PT माइनस PI, ये हमारा एक आ गया। अब देखिए, अब इसमें करना क्या है आपको कि जो आपका फाइनल प्रेशर है P फाइनल है ये वाला टर्म PI माइनस X, तो PI की जो वैल्यू है वो तो PI लिख दिया, लेकिन जो X की वैल्यू है वो देखिए क्या दी हुई है, PT माइनस PI। देखिए सीधी बात है, ये आपका है इनिशियल प्रेशर और ये आपका है फाइनल प्रेशर, बस यही दोनों वैल्यू यहाँ रखनी है। तो PI को जगह तो PI रख दिया, P फाइनल है PI माइनस X, तो PI फाइनल इक्वल टू हो गया PI माइनस X। X की वैल्यू हमने निकाली, क्यों? जब टोटल प्रेशर हमको PT दिया हुआ है तो जब टाइम T हुआ तो A है PY माइनस X, B है X, C है X, तीनों को टोटल कर दिया। अब हमारी X की वैल्यू निकल आई, X की वैल्यू यहाँ रख दी। इसको खोलिए, क्या होगा, PI माइनस PT प्लस PI। इत्मीनान से समझिए, ये देखिए दोनों टर्म कट गए, नहीं कटे कहाँ, तो प्लस लगा हुआ है। PI माइनस PT प्लस PI,
पी आई मिल के बन गया 2PI माइनस PT, ये हो गया P फाइनल। यहाँ वैल्यू रख दीजिए 2.303/T log PI की जगह PI और PF की जगह ये वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू क्या है 2PI माइनस PT, और यही आपका आंसर बन गया। तो चेक करिए ऑप्शन नंबर 2, K इक्वल टू 2.303/T log PI/2PI माइनस PT। तो इसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2, टिक कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। थोड़ा सा वर्किंग की ज़रूरत है, और अगर यही क्वेश्चन है तो आप अल्टीमेटली A इक्वल टू B+C एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो सकता है, इतना झंझट नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट इस टर्म को याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5वां क्वेश्चन। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 10, थोड़ा ग्राफ पे बने हुए हैं, तो मैं उसको ग्राफ को अच्छे से बनाऊंगा तब फिर आऊँगा, समय क्या बर्बाद करूँ। तो ये 8, 10 अभी इस वीडियो के एकदम एंड में आपको मिलेगा। 8 और 10 सबसे कठिन क्वेश्चन है, आप मान लीजिए IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, अपने आप तो आप समझ ही नहीं पाओगे, है ना। तो 8 और 10 को मैं सबसे आखिरी में लूँगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन, आपके पास बुक तो होगी एग्जाम्पलर, नहीं है तो ले लो, नहीं तो पेपर नहीं दे पाओगे, और नहीं अगर लेना चाहते हो, ज़िद्दी हो, तो अब मैंने अभी जब इसको आपको क्वेश्चन को करके दिखाया है तो एग्जाम्पलर में दिखाया, उसका पेज का जाके स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नोट कर लो, रास्ते तो सब है ना। 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। देखिए ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस इक्वल टू 3Br2 प्लस 3H2। ये देखिए हमारा एक्सप्रेशन बन गया, 3Br2 प्लस 3H2, 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब हमको इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है। देखिए डेल्टा x/डेल्टा t, ये एवरेज रेट है, और x की जगह क्या करना है, यही जितनी भी स्पेसीज हैं वो रखनी है, बस कोफिशिएंट को छोड़ देना है। देखिए मैं समझिए बात को, हमको ये टर्म रखना है, Br माइनस BrO3 माइनस H प्लस Br2 H2O, ये सब किसकी जगह रखना है, x की जगह पर, और डेल्टा/डेल्टी तो रहेगा ही, डेल्टा t। देखिए मैं लिख ले रहा हूँ, मैंने देखिए पहले लिख लिया Br माइनस इक्वल लगा के, फिर इक्वल लगाया, फिर लिख लिया BrO3 माइनस, फिर इक्वल लगाया, फिर लिख लिया H प्लस। मतलब इस एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पैदा हो सकते हैं, मैं सारा आपको समझा दे रहा हूँ। फिर आप इक्वल लगाइए, अगला जो इक्वल लगाएंगे उसमें आएगा ये Br2 ब्रैकेट में, फिर इक्वल लगाइए, अगले में H2O आएगा ब्रैकेट में। सबको हमने लिख लिया। अब ये डेल्टा x/डेल्टा t, ये सब x हो गया, ये सारा x हो गया। तो डेल्टा जब इक्वल लगा है तो डेल्टा/डेल्टा t भी तो लगना चाहिए ना, सब में डेल्टा/डेल्टा t लगा दीजिए, डेल्टा/डेल्टा t, डेल्टा/डेल्टा t। अच्छा, रिएक्टेंट साइड में माइनस कर दीजिए, ये तीनों रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट वो होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तीन में माइनस, प्रोडक्ट साइड में प्लस कर दीजिए। और फिर जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट
मोल रेशियो, जैसे इसमें 5 है, इसमें 1 6 3 3, कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1 होगा, उसका रेसिप्रोकल हर एक टर्म के साथ लगा दीजिए। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 1 का कुछ नहीं लिखना है, 6 का 1/6, 3 का 1/3 और लास्ट में 1/3। अब हमको उसमें कोई भी चीज़ हो, आपस में 2 को बराबर करके 5-6 क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे। और मुझे लगता है ऐसा एक क्वेश्चन इस पे आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, नोट कर लेना 101%। ठीक है, पेपर हैक कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अब इसमें आप समझिएगा बात को, इसमें BR माइनस और H प्लस के बीच का क्वेश्चन है। BR माइनस और H प्लस, इन दोनों एक्सप्रेशन को आपको ले लेना है। कौन कौन से लेना है? BR माइनस है, ऑप्शन में देखेंगे तो आपको BR माइनस और H प्लस दिखेगा। इन दोनों एक्सप्रेशन को एक दूसरे के भाई बराबर ही है, सब इक्वल लगा है, तो देखिए -1/5 डेल्टा टी इक्वल टू -1/6। अभी क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 उधर चला जाएगा। अब इसमें जो ऑप्शन में हमें थर्ड नंबर ऑप्शन है वो सही दिखाई दे रहा है, डेल्टा BR माइनस अपॉन डेल्टा टी। 5 उधर ले जाओ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, 5/6 डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा करेक्ट आंसर है और ये है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। देखिए 5 हो गया, 12 हो गया, 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। सब कॉपी पे नोट करते चलिए, सब पूरा नोट्स बनाइए, पेपर की पूरी तैयारी करिए। थ्योरी का मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसको पढ़ लीजिए, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव का बना दिया है, 5 नंबर का चैप्टर है, काम आपका कंप्लीट। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अच्छा, 14 जो क्वेश्चन है हमारा, a + 2b = c, ये हमको दिया हुआ है। इस फाउंड टू बी, ये इसका रेट लॉ दिया हुआ है, रेट इक्वल टू k into b। अब ये हमको एक क्वेश्चन दिया है, इसको रेट को r कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्चुअल में रेट लॉ है। रेट लॉ क्वेश्चन में हमको गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B इज डबल्ड। कह रहा है अगर B को कर दे 2B तो कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। वो कह रहा है रेट कांस्टेंट क्या होगा। देखो रेट कांस्टेंट जो लिखते हैं तो रेट कांस्टेंट तो बदलता ही नहीं है ना, तो रेट कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर उनका है रेट से। रेट क्या हो जाएगा, अगर B का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट का क्या असर पड़ेगा। तो देखिए अगर B = 2B है तो हमने R = मान लिया R1 हो गया। भाई जब कंसंट्रेशन बदलोगे तो रेट बदलेगा, रेट कंसंट्रेशन के साथ चलता है, तो R1 = इसी इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए, K तो बदलता ही नहीं है ना। इसीलिए इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, द सेम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन में, लेकिन अगर मैं इस बुक में जो इशूड बाय द बोर्ड, अगर मैं इसके आंसर पे आता हूँ तो 14 का आंसर सेकंड लिखा हुआ है और मुझे यही कन्फ्यूज़न है मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें, क्योंकि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी,
देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन जो आंसर दे रहा है रेट क्या होगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर बदलने पर बदलती है, कंसंट्रेशन को चेंज करने पर नहीं बदलती है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। लेकिन बुक के हिसाब से आंसर बुक के हिसाब से वो रेट लग रहा है, रेट क्या होगा। तो मैं दोनों मैंने बात बता दी। अगर जैसा क्वेश्चन लिखा है अगर वैसे ही आएगा, दिस इज एरर इन एग्जाम्पलर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट इन माय ओपिनियन। और आप और भी बुक में अरिहंत वगैरह में भी देखोगे तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। मुझे नहीं समझ में आता, साफ साफ क्वेश्चन में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी। अगर पूछता द वैल्यू ऑफ रेट विल बी, तो रेट की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, रेट कांस्टेंट विल रिमेन द सेम। फिर भी मैं बुक के आंसर के साथ चलूं तो चलिए रख के मैं देखता हूँ। आर की जगह R1 रख दिया, के तो बदलता ही नहीं है ना, ए की जगह ए रख दिया, अब बी की जगह 2b रख दिया, ए की जगह 2b, ठीक है, 2 को बाहर निकाल लिया, ए। ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह के और भी क्वेश्चन आ सकता है। ए को 2 गुना कर दिया, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया, ए को डबल कर दिया, बी को ट्रिपल कर दिया, वैल्यू रखते जाओ, सॉल्व करके निकाल लो। मतलब कि जितने भी ये फाइनल एक्सप्रेशन ऐसा बनाना है कि उसमें एक टर्म आर आ जाए। देखो ये टर्म आर है, ये 2r हो गया, ठीक है। तो रेट डबल्ड, रेट इज डबल्ड। तो अगर इसके आंसर आप बुक के साथ आते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। लेकिन बिल्कुल कोई डाउट मुझे नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बिकॉज रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने पर रेट कांस्टेंट चेंज होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। थोड़ा इसमें केयरफुल रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए अब। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक फंडा ये होता है, जैसे भी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराया तो उसमें कोशिश आपको ये करनी है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पलर के ऊपर जब मैंने आपको बताया था, अभी बोर्ड पे नहीं बुक पे बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया था, वो ज़्यादा परफेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का सिस्टम दूसरा है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है वो थोड़ा सब्जेक्टिव लेवल का है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में हमें कम से कम लिखना चाहिए। अब ये 16th क्वेश्चन पे आते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 50% कंप्लीटेड, इसका मतलब है ये T½ हो गया। 50% कंप्लीट होता है 1.26 इंटू 10⁻14 सेकेंड, ये T½ है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन? 100% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा? तो पहली तो इसका आंसर याद कर लीजिए, इन्फिनिटी होगा। वो मतलब पूरी तरह से रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। पूरी तरह से रिएक्शन कंप्लीट होने में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये बात होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 100% इन्फिनाइट टाइम में कंप्लीट होता है। एक पहले सबसे सिंपल सी चीज़ क्या है कि भैया इसको आप लर्न कर लो, ख़त्म बात होगी, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये एक फैक्ट है, इसको आप याद करो। लेकिन फिर भी मन में आता है ना ये कैसे आया, चलिए मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मूला आपने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, log
आर नॉट अपॉन आर टी। ठीक है, तो अभी यहाँ टी को इधर कर दो और के को इधर कर दो, तो आपका जैसे के की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लोगे, वैल्यू निकालने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए आर नॉट को हमने मान लिया 100, आर नॉट को मान लिया हमने 100, तो हमारा आर टी माइनस आर नॉट कह रहा है कि 100% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। अगर आर नॉट हो गया 100, तो जो कंप्लीशन होता है रिएक्शन का वो होता है आर टी माइनस आर नॉट। तो आर टी माइनस आर नॉट की वैल्यू 100 होगी, तो आप देखिए यहाँ पर आर टी आर नॉट 100 है, तो यहाँ पे ये 100 रख दीजिए। आर टी माइनस आर नॉट 100% कंप्लीशन में कितना समय लगेगा, ये हमारा आर नॉट की वैल्यू देखिए 100 हो गई। इसमें अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, ये वैल्यू 0 आएगी हमारी, मतलब कि आर टी होता है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, आर टी होता है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर कह रहा है 100% कंप्लीट हो गया तो आर टी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सीधा काम। आर नॉट अगर 100 है तो आर टी यहाँ 0 हो जाएगी। क्यों? आर टी वो होती है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, तो वो 0 होगी, रिएक्टेंट ख़त्म होगा। यही तो कह रहा है कि 100% रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये हमारा हो गया, क्यों कठिन करूं, सीधा सीधा ये खेल है पूरा। तो ये हो जाएगा हमारा 100/0 और ये बन जाएगा लॉग इन्फिनिटी, और ये वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा। मैथमेटिकली भी मैंने बता दिया, और वैसे सॉल्व करने का ये तरीका हो गया। 14 हो गया, 16 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी बनाइए प्रॉपरली, ढीला मत डालिए बिल्कुल। ये मत सोचिए कि ऐसा हो सकता है क्योंकि कोरोना की वेव उस समय आए और शायद आप घर से ही पेपर दो, ये सब मत सोचो। पढ़ाई करो, पेपर घर से हो जैसे हो, नंबर अच्छे मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें आपको आनी चाहिए। ध्यान रखना, आपकी आगे की ज़िंदगी काफ़ी कुछ तय करेगी इस समय आपकी पढ़ाई को, याद रखना उसको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें पे। 17वें पे देखिए बहुत लंबा चौड़ा डेटा हमको दिया हुआ है और हमको रेट लॉ बनाना है। मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा, हमको बनाना है रेट लॉ। रेट लॉ हमने मान लिया R = K A⁴x B⁴y, और हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। डेटा लिखने पड़ेंगे, जब डेटा जब तक नहीं लिखूंगा तब तक बात नहीं बनेगी, समझा नहीं पाऊंगा। देखिए 0.30 0.30 0.36 0.60 और B है 0.30 0.60 0.30 और रेट है 0.10 0.40। और अब मैं नहीं चाहूँगा कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव तरीके से करें, आपको ऐसे ही करें। बुक में मैं अच्छे से लिख के समझा नहीं पा रहा था, इसमें मैं आपको समझा दूंगा। देखिए एक कोई रेफरेंस पकड़ लीजिए, ए ये है, बी ये है, रेट ये है, पकड़ लिया हमने रेफरेंस। अब हमने देखा, देखिए ए को फिक्स रखा गया है, देखिए ए और ए की वैल्यू सेम है, ए को फिक्स रखा गया, बी डबल कर दिया गया,
बी को देखिए डबल कर दिया गया, तो रेट 4 टाइम्स हो गया। मतलब बी को हमने किया डबल। देखिए बी को डबल किया, लेकिन ए में कोई चेंज नहीं, एक में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एक को देखिए डबल किया तो रेट हो गया 4 टाइम्स। डबल करने पर 4 टाइम्स बी के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ लिखिए कंसंट्रेशन और यहाँ लिखिए रेट। कंसंट्रेशन रेट, कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल किया। रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। यहाँ लगा दिया करो इक्वल। अब 2 4 के इक्वल कब होगा, जब 2 की पावर 2 रखोगे। तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गई 2, तो मतलब वाई की वैल्यू आ गई 2। सिंपल सी चीज़। फिर हमने एक ऐसा डेटा पकड़ा जिसमें कि बी को चेंज ना किया जा रहा हो। जैसे आप इस डेटा को देखिए 0.30 0.30 और ए को डबल किया। देखो ए को क्या किया, डबल किया, ए को डबल किया और बी को अनचेंज रखा, तो रेट देखिए डबल हुआ, रेट हो गया डबल। अब देखिए कंसंट्रेशन रेट, ए के कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट डबल हुआ, इक्वल लगाया 1। पावर कितनी आई, 1 आई। एक्स की वैल्यू क्या आई, 1 आई। अब देखिए अब निकाल लीजिए, x 1 आ गया, r इक्वल टू आ गया k। ए की पावर हमने किया 1 को लिखा नहीं जाता है, और b की पावर हमने 2 किया, और हमारा आंसर नंबर 2। ऑप्शन सेकंड ए इज करेक्ट। अब वैसे भी आप कर सकते थे इक्वेशंस बना के, आप 3 इक्वेशन बनाते, आर की जगह रखते 0.10, के को के रखते, ए को रखते 0.30 की पावर एक्स, बी 0.30 पावर वाई, एक इक्वेशन बन जाती। फिर ये तीनों वैल्यू डालते, फिर ये तीनों वैल्यू डालते, एल्जेब्रिकली सॉल्व करते, 3 से 4 मिनट लगता, आंसर उसमें भी निकल आता। आप केमिस्ट्री में मैनेज कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ही न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी तो पूरा पेपर में कोई न्यूमेरिकल जैसी चीज़ नहीं है। थोड़ा समय ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में रिएक्शन करने में लग जाता है, तो ऑर्गेनिक ये टर्म 1 में आनी नहीं है। इनऑर्गेनिक में कोई समय नहीं लगता है, जो आपको चीज़ आती, इक्का दुक्का बैलेंसिंग का मिलेगा, इक्का दुक्का में कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा फिजिकल के न्यूमेरिकल्स में। तो बाकी पेपर में टाइम का कोई खास मैटर नहीं होगा, आप थोड़ा लॉन्ग टाइप से भी बना के कर सकते हैं। अब चलिए, अब मैं लास्ट में आता हूँ, बचे हुए 2 क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम बन जाए। अब हमारे बचे हैं 8 और 10, 2 क्वेश्चन, और दोनों में सेम ग्राफ है, तो ग्राफ ही नहीं समझ में आएगा आपको। देखिए पहले मैं एक जनरल बात समझा दूँ। देखिए ये अगर हमारा टाइम है और ये हमारा कंसंट्रेशन है, और इस तरीके से कोई कर्व बन रहा है। मान लिया कि इस टाइम पे हमको रेट निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे टेंजेंट मारेंगे। देखो ये हमने टेंजेंट एक बना दी, कर्व पे टेंजेंट बना दी। टेंजेंट बनाने के बाद हमको इसका स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप m इक्वल टू होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही हमारा बन जाता है रेट dy अपॉन dx, यही बन जाता है रेट। तो हमको क्या करना है, इसमें ट्राइंगल बनाना है। अब हमें किसी ने कहा, कोई कहता है भैया बड़ा ट्राइंगल बनाए, ये लाइन पकड़ के चलना है, x एक्सेस के पैरेलल एक लाइन खींचो, y एक्सेस के पैरेलल एक लाइन खींचो, ये वाला एंगल चाहे तो निकाल लो, नाप लो, और चाहे तो ये अपॉन ये निकाल लो, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो आपका सीधे सीधे रेट निकल आएगा। ठीक है। अब मान लो किसी ने कहा हम इतना बड़ा ट्राइंगल नहीं, आप छोटा बना लो, आप इतना बड़ा बना लो, इससे भी वही वैल्यू निकलेगी, आप ये बना लो, इससे भी वही वैल्यू निकलेगी, आप ये बना लो, कहीं से भी बना लो आप। अगर ये लाइन आपने बनाई है तो इसमें आप जितने एंगल बनाओ, जैसे ये बनाया,
ये एंगल, ये सब सेम होंगे, ये एंगल सब सेम होंगे। छोटी क्लास में आपने थ्योरम 9, 10 में पढ़ी होगी, वही थ्योरम यहाँ पर लग रही है। बस इतनी बात अगर आप समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन समझ जाओगे। अब चलिए मैं जल्दी से ग्राफ एक बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 आपको ग्राफ दिया हुआ है। देखिए एक ऐसे एक कर्व बना है, ऐसे कर्व बना है, ठीक है, और इसमें 40 पे ज़्यादातर डिस्कशन है। ये टाइम 40 है, ये टाइम है, ठीक है। और इधर आपको दिया हुआ है ग्राफ ऑफ वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है यही कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 40 के करस्पॉन्डिंग हम गए, हमने यहाँ पर एक टेंजेंट खींचा, ठीक है, ये एक टेंजेंट खींचा। अब ये 40 के आप करस्पॉन्डिंग आएंगे, देखिए ये आपने मिलाया, ये है V3 40 के करस्पॉन्डिंग। फिर उसके बाद 30 पे गए और उसी लाइन पे बना के, ये 30 है, मान लीजिए 30 है। देखो आप अगर ग्राफ बनाना नहीं सीखोगे तो ये सवाल नहीं कर पाओगे। ये IIT मेंस लेवल का क्वेश्चन है। IIT एडवांस लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर देखिए ये टाइम 20 के लिए आए, हम 20 के लिए आए, ये देखिए 20 के लिए आए। उसी लाइन में, ये वही लाइन चल रही है, टेंजेंट है, ये जो लाइन है ना ये टेंजेंट है, और ये हमने 40 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। इसी में आगे बढ़कर एक यहाँ पर इन्होंने 50 मिनट दिया है, 50 मिनट से रिलेटेड बनाओगे, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करो। ये 50 मिनट का है, इसको दिया इन्होंने V5, V3, V2, V1, ये देखो 0 हुआ। और फिर उसके बाद ये हमको एक V4, ये फर्जी दिया हुआ है। देखो ये जो आपको दिया हुआ है ना, फर्जी दिया है, क्यों? क्योंकि ये कर्व पे मिल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। ये बना हुआ है V4 पे, वैसे तो इसको लाइन को इन्होंने यहाँ पे कहीं मिली है जाके, मेरे में थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, V4 हो गया हमारा, V4 हो गया। इसको मिलना चाहिए था लाइन पे, लेकिन ये जाके यहाँ पे मिला रहे हैं कर्व पे, ये V4 लाइन गलत है। अब देखिए पहला दिया हुआ है 8 क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है। 3 को मैं समझा दूंगा, बाकी आप सब समझ लेना। एवरेज रेट अप टू 40 सेकेंड। क्या पूछा गया? एवरेज रेट अप टू, अब भैया 40 सेकेंड के लिए अगर लेना है तो T1 0 मानेंगे, T2 40 मानेंगे। 40 सेकेंड की यात्रा में कितना एवरेज रेट है? ये 40 हो गया, ये 0 हो गया। तो अगर हम निकालें डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो ये हो जाएगा हमारा x2 अपॉन x1, T2 अपॉन T1, ठीक है। तो अगर हमें बाद वाला हमको लेके चलना है, बाद वाला टर्म, तो आप देखिए V3 माइनस V0, देखिए ये 40 है, ये बाद वाला है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? वॉल्यूम V3 है, यहाँ V3 रख दिया। और टाइम जब 0 है उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? V0 है, क्योंकि नीचे यहाँ टाइम लिखोगे तो V3 के करस्पॉन्डिंग 40 है, ये टाइम 0 होगा, टाइम 0 होगा। और V0 है 0 अपॉन 40, तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है साफ साफ V3 अपॉन 40, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन। मुझे नहीं लगता है ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, बोर्ड लेवल से ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। आप लोगों में कई स्टूडेंट हो जो IIT वगैरह के लिए सोच रहे हो और कहीं कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, तो उनके लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, उपहार है मेरी तरफ से, उनके लिए एक गिफ्ट है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी ग्राफ पे बेस्ड है। अब बुक में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा ऑप्शन इंस्टेंटेनियस रेट को शो नहीं कर रहा है 40 सेकेंड में। देखिए रेट जो इंस्टेंटेनियस है ना dx/dt, ये उसी m के इक्वल है, स्लोप के इक्वल है, और इसमें ऑप्शन नंबर 2 पे हो। इतना मैंने समझा दिया है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है इसलिए आप इसको समझिएगा तेज़ी से। v4 माइनस v2, v4 माइनस v2 अपॉन 50 माइनस 30, ये गलत है। 50 माइनस 30, क्योंकि अगर ये लाइन बनी है तो मैंने अभी आपको बताया है, अब इस ग्राफ को थोड़ा गंदा कर सकता हूँ मैं। तो अब आप इसमें जहाँ से भी बनाओ, कोई भी ले लो आप, ये ले लिया आपने, ये ले लिया आपने, ये थीटा हो गया, अब यहाँ से ले लो, आप यहाँ से कहीं से भी ले लो आप, तो ये सारे जो एंगल बन रहे हैं ना ये सब सेम है ना। तो जो हमको ऑप्शन दिया गया है v4 माइनस v2 अपॉन 50 माइनस 30, वो गलत है। देखिए 50 पे जो है वो v5 है, यही गलत हो गया। 50 का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो v5 है, यहीं पर ये गलत हो गया। और 30 का जो करस्पॉन्डिंग है वो v2 है। 30 का तो सही दिया है लेकिन 50 का गलत दिया है, तो ऑप्शन 2 इज आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो बस दोस्तों आज के लिए यहीं तक, बहुत जल्द मिलेंगे अपने एक दूसरे वीडियो के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।